Hello, my dear students. I am Anil Kumar Yadav from Government College Hasod, and today I will discuss quantization of elastic wave or phonons. आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोनॉन के बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ फोनॉन के बारे में। तो आइए शुरू कर लेते हैं, अपने मेन टॉपिक में आ जाते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको फोनॉन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि फोनॉन एक्चुअली में है क्या। ठीक, तो हमको पहले से पता है कि यह टॉपिक जो है लेटिस वाइब्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि जो जालक कंपन जो हम लोग पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है। तो आपको पता ही होगा कि जो वाइब्रेशन जो लेटिस होता है उसमें ऊर्जा क्या होती है, उनकी ऊर्जा जो होती है वो क्वांटाइज होती है। इसीलिए हम फोनॉन से रिलेटेड वाला टॉपिक इसमें पढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ फोनॉन पढ़ते हैं। तो फोनॉन क्या होता है ये मैं बता दूं आपको। तो लेटिस वाइब्रेशन या फिर इलास्टिक वेव में ऊर्जा के एक क्वांटा को हम क्या कहते हैं, फोनॉन कहते हैं। एनर्जी के वन क्वांटा को क्या कहते हैं, हम फोनॉन कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, ठीक है। लेटिस वाइब्रेशन या फिर इलास्टिक वेव में, लेटिस वाइब्रेशन या फिर इलास्टिक वेव में एनर्जी के एक क्वांटा को ही हम क्या कहते हैं, फोनॉन कहते हैं। जो कि ठीक जो है वैसा ही होता है जैसे कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव जो होता है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव पढ़ते हैं ठीक वैसा ही होता है, ठीक है, जैसे कि ये फोनॉन होता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी का एक क्वांटा रहता है उसको हम फोटॉन बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, फोनॉन बोलते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। लेटिस वाइब्रेशन या फिर इलास्टिक वेव यानी कि प्रत्यास्थ तरंग या फिर जालक कंपन की जो एक ऊर्जा होती है, ऊर्जा के एक क्वांटा को हम फोनॉन बोलते हैं, जो कि क्वांटाइज होती है। अब इसी तरीके से विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो ऊर्जा का एक क्वांटा होता है उसको हम फोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि फोनॉन है क्या, ठीक है। अब फोनॉन का जो ट्रांजिशन होता है, ठीक, वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, उसके बाद फिर से अपने टॉपिक में आएंगे हम। तो फोनॉन का जो ट्रांजिशन होता है, ठीक है, फोनॉन जो है कब एक फोनॉन इमिट होता है, कब एक फोनॉन जो है डिस्ट्रॉय होता है, वैनिश होता है, ये मैं बता दूं। तो हमको पता है कि जो ऑसिलेशन स्टेट होता है, ठीक है, उसमें n से यदि n+1 स्टेट में ट्रांजिशन होता है तो एक फोनॉन क्या होता है वहां पे प्रोड्यूस होता है, एक फोनॉन वहां पे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और जब ऑसिलेशन स्टेट से n-1 स्टेट में वह ट्रांजिशन करता है तो एक फोनॉन क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वैनिश हो जाता है। यानी कि दोलित्र के nवीं अवस्था से वह n+1 स्टेट में गया, ऑसिलेटर के n स्टेट से n+1 स्टेट में गया तो वन फोनॉन वहां पे आपका प्रोड्यूस होगा। और यदि ऑसिलेटर के nवीं अवस्था से n-1 स्टेट में गया, ठीक है, ऑसिलेटर के n स्टेट से n-1 स्टेट में गया तो आपका क्या होगा, एक फोनॉन नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरीके से उसका ट्रांजिशन होता है, ठीक है। लेकिन हम ये मानते हैं कि किसी भी फिनाइट टेम्परेचर पर जो है जो क्रिस्टल होता है वो उसमें जो है फोनॉन को भरा हुआ मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो क्रिस्टल के ताप में जब हम इंक्रीज करते हैं, जब उसके टेम्परेचर में इंक्रीज करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर जब क्रिस्टल के टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज करने से क्या होता है कि फोनॉनों के जो नंबर्स ऑफ फोनॉन होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। बट यदि क्रिस्टल के जो टेम्परेचर में हम यदि डिक्रीज करें तो फोनॉन क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस तरीके से पर फोनॉन की जो ऊर्जा होती है वो h×ओमेगा होती है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। एंड मोमेंटम क्या होता है, h×k होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फोनॉन के बारे में कुछ जाना, ठीक। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पे इलास्टिक वेव हम फोनॉन के बारे में पढ़ेंगे, फोटॉन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो फोनॉन क्या है, इलास्टिक वेव से रिलेटेड है जिसके एनर्जी के एक क्वांटा को हम फोनॉन कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम फोनॉन के मेन टॉपिक पे अपने आ जाते हैं, ठीक। अब हमने क्या डिस्कस करना है ये जान लेते हैं। It turns out that the energy of crystal lattice vibration is quantized। जैसे कि हमको पहले ही पता है कि क्रिस्टल लेटिस वाइब्रेशन में जो एनर्जी होती है वह क्या होती है, उसकी एनर्जी क्वांटाइज होती है, ये तो हमको पता ही है। मीनिंग द ओमेगा
omega variables we have been using does not exhibit a continuum value but rather exhibit discrete value। ठीक है, इस तरीके से वह कंटिन्यूम वैल्यू जो ओमेगा होता है, ठीक है, जो हम ओमेगा वेरिएबल ले रहे हैं, वह ओमेगा जो वेरिएबल है कंटिन्यू वैल्यू ना शो करके क्या शो करता है, डिस्क्रीट वैल्यू शो करता है, यानी कि जो उसकी ऊर्जा होती है वह डिस्क्रीट होती है, विविक्त होती है। ठीक है, क्या होती है, डिस्क्रीट होती है, विविक्त होती है। A quantum of crystal lattice vibration is called a phonon। ठीक है, a quantum of crystal lattice vibration is called a phonon, यानी कि लेटिस वाइब्रेशन, क्वांटम क्रिस्टल के जो है लेटिस वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, फोनॉन कहते हैं, यानी कि लेटिस वाइब्रेशन के ऊर्जा के एक कण को हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं, उसी क्वांटा को हम क्या कहते हैं, फोनॉन कहते हैं। ठीक है, जनरली दिस सफिक्स ऑन इन फिजिक्स cannot something that behave as a discrete particle। So just like a light can behave like both a particle and a wave in different circumstance, so can wave originating from atomic vibration in solid। कह रहा है कि यह पार्टिकल ठीक वैसा बिहेव करता है जैसे कि डिस्क्रीट पार्टिकल बिहेव करता है। इन फिजिक्स हम देखें, ठीक है, तो फोनॉन कैसा होता है, फोनॉन की ऊर्जा क्या होती है, डिस्क्रीट होती है। सो जस्ट इट इज लाइक द बिहेव लाइक अ बोथ पार्टिकल, है ना, बोथ पार्टिकल एंड अ वेव इन अ डिफरेंट सर्कमस्टेंस, सो कैन वेव ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एटॉमिक वाइब्रेशन इन सॉलिड। तो इसका जो वेव एंड पार्टिकल वाला जो होगा डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंस में होगा, तो इस तरीके से अलग अलग उसकी एनर्जी हो जाएगी, डिस्क्रीट एनर्जी होती है इस तरीके से। एंड गोइंग बैक टू द डेफिनेशन ऑफ क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो अपना जो एनर्जी होता है क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की, उसको हम कैसे शो करते हैं, उसको हमसे उसकी फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं हम ओमेगा से इलास्टिक मोड में। तो इक्वल टू क्या लिखते हैं, इक्वल टू हम लिखते हैं इक्वल टू n प्लस हाफ इंटू एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा लिखते हैं, जहाँ ओमेगा क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, इस तरीके से जो फोनॉन की ऊर्जा होती है उसको हम एच क्रॉस ओमेगा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एच क्रॉस ओमेगा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, एनर्जी हो गया। ठीक है, अब इसकी जीरो पॉइंट एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे n इक्वल टू आप जीरो पुट कर दीजिए, n इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, a इक्वल टू हाफ एच क्रॉस ओमेगा हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कहलाएगा, जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ द मोड कहलाएगा। व्हेन n इज ग्रेटर देन जीरो देन इट मींस द मोड ऑफ ऑक्यूपाइड बाय n फोनॉन्स। ठीक है, यदि आपके पास n जो है नंबर ऑफ 1 2 3 फोनॉन है, दैट मींस जो है उसकी एनर्जी जो है इस तरीके से बढ़ती जाएगी, तो वो n पर डिपेंड करता है। यदि n के जगह हम जीरो लेंगे तो जीरो पॉइंट एनर्जी हो जाएगा, 2 लेंगे तो इस तरीके से और फोनॉन की संख्या बताएगा वहां पे वो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जाना कि इलास्टिक ऑफ वेव फोनॉन्स है क्या। ठीक, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ यह इलास्टिक वेव से है, फोनॉन्स के बारे में है, फोटॉन्स के बारे में नहीं है। ठीक है, और फोनॉन्स में जो है क्या होता है कि ऑसिलेशन एनर्जी जब इसके देखते हैं, इसका ऑसिलेशन ट्रांजिशन देखते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर ट्रांजिशन देखते हैं, तो क्या होता है कि वह n स्टेट से n+1 स्टेट में जाता है, तो एक फोनॉन प्रोड्यूस होता है, और वही फोनॉन जब n स्टेट से n-1 स्टेट में जाता है तो वन फोनॉन डिस्ट्रॉय होता है। ठीक, तो ये हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलास्टिक वेव के बारे में जान रहे हैं। आगे हम चलते हैं टॉपिक पे। आगे हमारा है क्वांटाइजेशन ऑफ फोनॉन एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये देख लेते हैं। कंसीडर अ वेव सॉल्यूशन इन वन डायमेंशनल फॉर्म u इक्वल टू u cos kx cos omega t, where u naught is the amplitude, the energy of mode in harmonic oscillator is on average distributed half between kinetic energy and a half between potential energy। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास जो है वन डायमेंशनल सॉल्यूशन है। ठीक है, एंड u इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम, u इक्वल टू यू नॉट कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी ले रहे हैं, जहां u क्या है, u इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, u क्या है, एम्पलीट्यूड है, एंड द एनर्जी मोड हार्मोनिक ऑसिलेटर एन एवरेजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ हाफ बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में आपको पता ही होगा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में हम लेते हैं ग्राफ। ठीक है ना, तो उसके लिए जो ग्राफ लेते हैं तो पहले उसके लिए एनर्जी निकालना पड़ेगा हमको, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ
रो वी स्क्वायर प्लस हाफ रो डेल यू बाय डेल टी, यहाँ पे हमने यू माना हुआ है इसी के लिए, तो हाफ रो इंटू डेल यू स्क्वायर यू बाय डेल टी का होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ रो यू नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर के एक्स इंटू साइन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वेयर रो इज द मास डेंसिटी, है ना। तो इस तरीके से हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया उसका अपरेंट वॉल्यूम में फोनान का, ठीक है। इन ए क्रिस्टल ऑफ वॉल्यूम भी दिस कम क्या हो जाएगा, आउट ऑफ 1/4 रो यू नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब क्रिस्टल वॉल्यूम के निकाल लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तब ये कैसा बन जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/4 रो स्क्वायर यू स्क्वायर हो जाएगा क्रिस्टल वॉल्यूम के लिए, वेयर द एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ हाफ कम्स फ्रॉम द एवरेज वैल्यू ऑफ द कॉस स्क्वायर। ये जो एक्स्ट्रा हाफ जो आया वो कहाँ से आया बोल रहा है, कॉस स्क्वायर से आया बोल रहा है, इन दी स्पेशल इंटीग्रेशन ऑफ इंटरवल, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, स्पेशल इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां से आ जाएगा बोल रही है। ये जो एक्स्ट्रा हाफ आया है यहाँ पे, मतलब 1/2 इंटू 1/2 है यहाँ पे, इसलिए एक जो हाफ की बात कर रहे हो उसको यहीं पे बता रहे हो। एंड दी एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी ओवर टाइम इज सिमिलरली हाफ, सो दैट द टाइम ऑफ स्पेशली एवरेज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय दिस, ठीक है। अब ये जो साइन वाला है, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, उसके लिए बोल रहा है, तो उसके लिए क्या बोल रहा है कि आप जो है उसके लिए भी हाफ लेंगे, तो उसके लिए भी हाफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 1/4 देख रहे हैं वो 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा तो मतलब इंटीग्रेशन करके हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है ना, द स्पेशली एवरेज द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ एट सॉरी 1/8 रो भी ओमेगा स्क्वायर इंटू यू नॉट स्क्वायर प्लस हाफ एन प्लस half into h cross omega, where the extra factor half is on the right hand side becomes from the, because the average half on the energy harmonic oscillator is the kinetic energy, that means जो है इसके जगह में आप पूरा हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनर्जी को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे रखा गया है क्योंकि हम फिजिक्स स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि ये जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर का पूरा डेरिवेशन है, जहाँ उसमें साइन कॉस ओमेगा टी के वैल्यू को रखा जा रहा है। इस तरीके से हमने ये प्लस हाफ एन प्लस हाफ इंटू एच क्रॉस ओमेगा टी फाइंड कर लिया, ठीक है, जो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का काइनेटिक एनर्जी है। अब दिस गिव दी क्या, यू नॉट, ठीक है, यू नॉट इक्वल टू यहाँ पे आप 1/8 जो है इसको इधर साइड चेंज कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, वैल्यू निकाल लीजिए किसका, यू नॉट स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यू नॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यू नॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो यू नॉट इक्वल टू 4n प्लस हाफ इंटू एच क्रॉस बाई रो भी ओमेगा बन जाएगा, एंड दिस सो दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द लेटेस्ट वेव एंड डज नॉट लाइक द कंटिन्यूअस वैल्यू, ठीक है। ये क्या बताता है, उसका एम्पलीट्यूड बता रहा है, बट जो है क्या कंटिन्यूअस नहीं है, बट रेदर दिस ऑलवेज डिस्क्रीट क्वांटाइज वैल्यू ऑफ द बेस्ड ऑन द इंटीजर एंड, ठीक है। हमको पता ही है कि एनर्जी क्या होती है, हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्क्रीट होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती है, इसलिए जो है यह एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। हमने यू नॉट को शुरू से ही एम्पलीट्यूड मान के चला है, इसलिए हमने एम्पलीट्यूड के लिए क्या निकाल दिया, यहाँ पे डेरिवेशन निकाल दिया by the from through kinetic energy of the harmonic oscillator, and then we can find the amplitude of the phonons, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास फोनान का ये वैल्यू आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया। अब उसके बाद देख लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ फोनान देख लेते हैं, ठीक है, क्या देख लेते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ फोनान देख लेते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ फोनान में आप देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ फोनान कैन बी डिराइव्ड एडिंग द बाउंड्री कंडीशन टू आवर गॉसेस ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो गॉस का जो बाउंड्री कंडीशन सॉल्यूशन है उसको यहाँ पे कोरिलेट जो है हम मोमेंटम निकालेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम निकालेंगे। तो यहाँ पे ले रहे हैं u इक्वल टू यू नॉट ई टू द पावर आई के एन ए माइनस ओमेगा टी, especially periodic boundary condition, we assume that there are n atoms in the chain, जो आपने चैन वाला एटम पढ़ा होगा, ठीक है, बीएससी फाइनल ईयर में, वही वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे n एटम्स इन द चैन एंड यू एन ए इक्वल टू यू नॉट इक्वली यू n प्लस 1 इंटू ए इक्वल टू यू ए, ठीक है। यहाँ पे ए से क्या हो गया,
मतलब n से क्या हो गया, n+1 हो गया। मैं जो बोल रहा था वो ट्रांजिशन है, मोमेंटम बता रहा मतलब ट्रांजिशन बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n से क्या हो गया, n+1 हो गया, ये 0 से क्या हो गया, a हो गया, ठीक है। चेनिंग वाला जो काम हो रहा है वही वाला है। एंड इनटू द वेव लाइक सोल्यूशन, वेव लाइक सोल्यूशन करेंगे तो वी गेट e⁻ik k n a - ओमेगा t = e I0 - ओमेगा t, ठीक है। ये जीरो की जगह में क्या, kna, ठीक है, मतलब ट्रांजिशन वाला बता रहा है, ठीक है। तो इसलिए कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 1 इतना इक्वल टू, और e⁻i⁻t से e⁻i⁻t कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचेगा, e⁻i0 बचेगा, दैट मीन्स 1 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, e⁻ikna बचेगा, तो इतना बच गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ikna = 2 पाई n लिख सकते हैं, वेयर n इज एन इंटीजर एंड k = क्या, 2 पाई n/na, एंड दस द k इज नॉट कंटिन्यूअस वेरिएबल। फिर से यही इसको रिपीट कर रहा है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, इसकी क्वांटाइज होती है, क्वांटाइज होती है, दैट मीन्स क्या होगा कि यह कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं होगा। दैट मीन्स क्या होगी, इसकी एनर्जी क्वांटाइज होगी, तो सो दैट दिस सॉल्यूशन ऑफ द आल्सो क्वांटाइज्ड। एंड हाउएवर फॉर द लार्जर एंड द स्पेसिंग बिटवीन द एडजस्टमेंट वैल्यू इज वेरी स्मॉल, ठीक है। फॉर एन, एन लार्ज ले लें, ठीक है, एन लार्ज ले लें, एन एडजस्टमेंट वेरी स्मॉल ले लें, तो उसके लिए आप ट्रांजिशन कर सकते हैं, एन से n+1, एन से n-1, ठीक है। अब देखिए फोनॉन का मोमेंटम, ठीक। अब आपको ले जा रहे हैं फोनॉन के मोमेंटम में। The horizontal axis of the omega k plot the have been drawn in an alternate called the momentum and the wave vector, ठीक है। k wave vector है यहाँ पे, and it is connected the reciprocal lattice via the concept of the Brillouin zone, which set the minimum range of k needed to capture all the information contained in omega k without uh, redundancies. And it should be noted that reciprocal space is also called momentum space, and the momentum of phonon is similar to free space momentum in some way but different in another way. जो मोमेंटम ऑफ, जो फोनॉन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है, उसके लिए फिगर ड्रा किया गया है, ठीक है, आगे आपको फिगर दिखाएंगे। तो उसमें आपको क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो है वेव वेक्टर को लेना है, ठीक है, जिसको हम अल्टरनेटली क्या कहते हैं, उसको मोमेंटम बात है, वेव वेक्टर है, मतलब में जो है वो मोमेंटम को ही बताएगा। तो ये किससे कनेक्टेड है, रेसिप्रोकल लैटिस से कनेक्टेड है, ठीक है, किससे कनेक्टेड है, रेसिप्रोकल लैटिस से कनेक्टेड है, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ बुलियन जोन में जिसको बताया जाता है, ठीक है, इसको बताया जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ द बुलियन जोन में बताया जाता है, जहाँ से हम डिस्पर्जन रिलेशन भी निकाल लेते हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट बुलियन जोन, सेकंड बुलियन जोन, थर्ड बुलियन जोन, इस तरह से निकालते जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल स्पेस जो आ रहा है, ठीक है, रेसिप्रोकल स्पेस जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल लैटिस कहें या फिर ब्रिलियन जोन जिसको बोलेंगे, वहीं से जो है हम मोमेंटम ऑफ स्पेस निकाल सकते हैं फोनॉन का, वही हमको बताएगा, मोमेंटम ऑफ स्पेस बताएगा फोनॉन का, यानी कि तरंग संचरण की दर बताएगा, ठीक है, यहाँ से हम मोमेंटम उसका निकाल सकते हैं। द फोनॉन ऑफ सिमिलर टू फ्री स्पेस मोमेंटम, ठीक वैसा ही इसका मोमेंटम होता है, बोलता है फोनॉन का, जैसा कि वेव वेक्टर का होता है, इन सम वे बट डिफरेंट इन अदर वे, ठीक है, कुछ कुछ में सम होता है बट कुछ कुछ में डिफरेंट भी होता है, तो इस तरीके से फोनॉन ऑफ मोमेंटम निकाल सकते हैं। सिमिलर कैसा होता है, डिफरेंट कैसा होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो सिमिलर कब होगा, इफ फोनॉन मेक अ कोलिजन विद द पार्टिकल, यदि फोनॉन आपके कोलिजन के साथ पार्टिकल के साथ जो कोलिजन कर रहा है, सच न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैसा पार्टिकल के साथ, न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन के साथ, इट कैन इम्पार्ट द मोमेंटम एंड एनर्जी आर पार्टिकल एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो इट कैन क्या कर जाएगा, जो उसका एनर्जी है वो दो भागों में बढ़ जाएगा, एक मोमेंटम, दूसरा एनर्जी। दिस इज हाउ द फोनॉन dispersion are measured the experimentally. Typically, a beam of neutron with the known incoming momentum and an energy is fired at the crystalline material, and the distribution of momenta and energy of the diffracted beam give the information about the energy and momentum that was lost again from the colliding with the phonons. This property phonons highlighted the particle like neutron their duality. यहाँ पे बता रहा है कि आपको न्यूट्रॉन का बीम ले लीजिए, ठीक है, और
जो इनकमिंग न्यूट्रॉन बीम ले लीजिए जिसकी एनर्जी और मोमेंटा जो है, ठीक, क्रिस्टलाइन मटेरियल पर आप क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, उस पर फायर कर रहे हैं, तो उससे जो होगा, जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मोमेंटम एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो डिफेक्ट बीम का जो निकालेंगे, ठीक है, जहां से हमको पता चलेगा कि वहीं से एनर्जी की क्वांटम एनर्जी, सॉरी, जो फोनॉन है उसकी मोमेंटम एनर्जी कितनी होगी, कितनी एनर्जी लॉस हुई है या फिर कितना गेन हुआ है, ये हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो कोलाइजन से आप निकाल सकते हैं। आप कोई बीम ले लीजिए, ठीक है, न्यूट्रॉन्स बीम ले लीजिए, उसको प्रोजेक्टाइल करेंगे क्रिस्टल बीम पर, तो क्या होगा, डिफ्रेक्शन के बाद जो है एनर्जी मोमेंटा निकलेगा, वो लॉस्ट वाला होगा कि गेन वाला होगा, आप एक्सपेरिमेंटली वहां से पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से वहां से हम कोलिजन के थ्रू जो है एनर्जी एंड मोमेंटम निकाल सकते हैं, ये बता रहे हैं। तो इस तरीके से ये हम एनर्जी मोमेंटम निकाल लिए। एंड डिफरेंट कैसे होगा, डिफरेंट कब होगा, अभी हमने देखा था ना कि सिमिलर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है करके, तो डिफरेंट वाला केस देख लेते हैं। इन फोनॉन कैन नॉट टेक एनी आर्बिट्ररी मोमेंटा एंड अवेलेबल मोमेंटम स्टार्स states are subject to the periodically the reciprocal state, ठीक है, and momentum state subject to the periodically of the reciprocal state, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई आर्बिट्ररी फोनॉन कैन नॉट टेक ऑन एनी आर्बिट्ररी मोमेंटम, ठीक है, इसके पास जो है कोई आर्बिट्ररी मोमेंटम नहीं हो सकता। एंड इट्स अवेलेबल मोमेंटम इट सेट्स आर सब्जेक्ट टू द पीरियोडिसिटी, ठीक है, रेसिप्रोकलिटीज। हमने देखा है कि जो रेसिप्रोकलिटीज की एनर्जी होती है वह पीरियोडिकली भी होती है। फॉर एग्जांपल, मोमेंटम आपके इज इक्विवेलेंट टू द k प्लस g, वेयर g इज द वेक्टर ऑफ द रेसिप्रोकलिटीज एंड k द वेव वेक्टर आर मोमेंटम, है ना, k क्या है, मोमेंटम, यहाँ पे वेव वेक्टर है, और g क्या है, रेसिप्रोकलिटीज का वेक्टर है। एंड ऐसे कोरली इफ फोनॉन encounters a collision with the particle of momentum k such that phonon and momentum becomes k dash k plus and k dash fall the outside of the first Boolean zone, and final momentum will be equivalently expressed the k double dash k minus d where k double dash is in the first Boolean zone। अभी हमें बता रहे हैं आपको, जब कोलिजन कराया तो क्या होगा, मोमेंटम जो है क्या हो जाएगा, k से k डैश बन गया तो k प्लस k हो गया, के प्लस कैपिटल के हो गया, के डैश क्या है वहाँ पे, फॉल आउटसाइड ऑफ द फर्स्ट बुलियन जोन है। एंड फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम के डबल डैश हो गया, जहाँ के माइनस जी लिया जा रहा है, तो के डबल डैश क्या है यहाँ पे, फर्स्ट बुलियन जोन है, तो इस तरीके से डिफरेंट हो गया। तो ये बता रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड बुलियन जोन जो है, फर्स्ट बुलियन जोन कैसे फाइंड किया हमने, सेकंड बुलियन जोन कैसे फाइंड किया, सिमिलर कब होगा, डिफरेंट कब होगा, फोनॉन की जो एनर्जी एंड मोमेंटा है वो अलग अलग कैसे होगा। तो कोलिजन से आप बता सकते हैं वहाँ पे कि अलग कब हो रहा है, सेम कब हो रहा है। तो इस तरीके से हमने आज देखा क्वांटाइजेशन ऑफ फोनॉन के बारे में, काफी कुछ जान लिया है। आशा है आपको यह टॉपिक पसंद भी आएगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर फिर से हम लेकर के आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।